अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आप एक मेरी जानी बेजानी शक्ल मेरे साथ आप देख रहे हैं सोहेल खान साहब। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, इसमें आज बहुत जबरदस्त बातें होनी है। बीमार रहे हैं और अल्लाह ताला इनको जिंदगी और सेहत दे। डेंगू का हमला था और बड़ा खतरनाक हमला था कि तकरीबन 4 हफ्ते तक बुखार रहा, इसीलिए अपने प्रोग्राम में नहीं कर सके। मेरे साथ भी तकरीबन मेरे साथ भी कोई 1 महीने बाद ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको जिंदगी और सेहत दे, इनका साया इनके बच्चों पे सलामत रहे और जिस तरह ये सारे मामले को लेकर चलते रहे, सच बोलते रहे। अभी अब आपके सामने सुनाएंगे, पहले इनसे इनकी सेहत के बारे में पूछते। जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है और थैंक यू वेरी मच कि आपने ज़हमत की और आपने पूछा अज़हर भाई। असल में यहाँ पे आपको पता है कि पंजाब में भी और यहाँ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा डेंगू का जो है वो वायरस बड़ा फैला हुआ और अभी भी लोग बड़े बीमार हैं। मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ वहाँ भी बहुत ज़्यादा अभी भी लोग काफ़ी बीमार हो गए थे, तो मैं भी उसकी वजह से था तकरीबन 4 हफ्ते 3 ढाई हफ्ते तो मुझे शदीद बुखार रहा। फिर टेस्ट वेस्ट कराया तो मेरे प्लेटलेट्स थोड़े कम हो गए थे और उस बिना पर फिर इलाज कराना पड़ा और उसके बाद फिर मेरी पूरी फैमिली घर में मिसेज और बच्चे वो भी बीमार हो गए, उनके भी टेस्ट वेस्ट कराए। एक बेटा तो उसके प्लेटलेट्स तो तकरीबन 20,000 तक पहुंच गए थे, उसको तो फिर हमने फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि फिर वो अभी वो ठीक हो गया। उसकी प्लेटलेट्स जो है हमने बाकायदा टेस्ट वेस्ट कराए, कल ही उसका फ्रेश टेस्ट करवाया तो अब उसका 3 लाख तक पहुंच गया। तो घर में बड़ा हम सब बीमार हो गए थे, पूरा मोहल्ले में लोग बीमार हो गए थे। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, आप भाइयों जैसे की दुआ है कि ठीक हो गया हूँ। और जिस तरह आपने कहा भी, मैंने तकरीबन 20 दिन हो गए कि प्रोग्राम नहीं किया। उस दिन एक 2-3 मिनट की वीडियो मैंने शेयर की अपने व्यूअर्स के साथ, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अब सेहतियाब हो गया हूँ। थोड़ी कमजोरी है लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अब सब सेहतियाब है, बच्चे भी ठीक हैं और मोहल्ले में भी कुछ अभी लोग ठीक हो गए हैं। लेकिन ये एक वबा है और वायरस है और खासकर पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी, तो एहतियात की ज़रूरत है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने पूछा। तो मैं इस और मौके आप का कैसे हैं? इस मौके का जरा फायदा उठा लूं, मुख्तसर सा जवाब है। जस्टिस काजी फायद ईसा का नजरसानी का फैसला क्यों नहीं आ रहा, बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? वो इसी बीमारी के दौरान भी कल भी मैंने राब्ता किया था सोर्सेज से, तो पता नहीं कि अब हालांकि ये बहुत बड़ा अहम फैसला है क्योंकि लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि एक पहले 10 रुकनी बेंच था और उसका फिर उसकी आ गई उसका वो जो उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो क्वैश हो गया, फिर रिव्यू भी क्वैश हो गया। लेकिन रिव्यू जो क्वैश हुआ था और उनमें जो 4-5 जज साहिबान ने जो उनके अपनी जो इख्तलाफी नोट लिखे थे, तो लिहाजा अब उसके लिए बाकायदा इंतज़ार किए जा रहे हैं। हम रिपोर्टर्स बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर वो क्या वजूहात थी, क्योंकि डिटेल रीज़न आप तो वकील हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। क्योंकि डिटेल रीज़न में जो है बहुत बातें फिर बताई जाती है, वो वजूहात बताए जाते हैं जिनकी बिना पर कोई इख्तलाफी नोट लिखता है या जो भी अपनी राय का इजहार करता है, तो सर वो जरा एक मिनट देखना, ये जरा चीज बड़ी क्लियर। इख्तलाफी नोट तो अब यहाँ इसलिए नहीं है कि नजरसानी जिन्होंने अलाउ की है, रीजन तो उनके आने हैं। जिन्होंने इख्तलाफ किया उसके साथ या जिन्होंने कहा कि ये नजरसानी मेंटेनेबल है, वो तो पुरानी जजमेंट ही कोई मेंटेन किया है ना, उसके लिए अलहदा नोट देने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। मैं नहीं समझता कि उसके लिए कोई अलहदा नोट। असल तो इशू है कि जिन्होंने फैसला रिवर्स किया है उन्होंने रीजनिंग देनी है, उन्हें बताना है वजूहात, वो बताएं कब तक आ रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि दोनों साइड ने फिर जब जजमेंट आती है तो फिर दोनों साइड लिखते हैं, लेकिन जो जिन्होंने किया था और इसको रिवर्स किया था उसका बहुत ज्यादा अहम है और खासकर जस्टिस मकबूल बाकर का और उनके जो और साथी हैं उनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होगी। और चूंकि सिग्निफिकेंस इसकी इसलिए ज़्यादा है कि अजहर सदीक साहब, आपको याद भी होगा कि गवर्नमेंट ने एक क्यूरेटिव पिटिशन भी फाइल की है और उस क्यूरेटिव पिटिशन की तो आपको वकील आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कोई वो प्रेसिडेंट नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल चूंकि इसमें जो मेन जो रिस्पोंडेंट था वो एफबीआर था और एफबीआर को इसी कोर्ट ने जब केस सुना था तो उसी को टॉस दिया था कि आप इसमें
इंक्वायरी करे, इसमें इन्वेस्टिगेशन करे, और फिर एफबीआर ने अपनी रिपोर्ट पेश भी की थी। तो लिहाजा एफबीआर ने, सदर ने, वजीर आजम ने, लॉ मिनिस्टर ने, इन सब ने अब वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की, जो कि अभी भी अंडर ऑब्जेक्शन है, और उसके एतराज़ात तो अभी मेरे ख्याल में दूर भी नहीं किए गए। अब उसको चूंकि उसका जो चैम्बर में अपील होगी पहले वो सुनाया जाएगा, और उसके लिए फिर बेंच भी तश्कील दिया जाएगा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये है कि इस पे वाकई अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिन लोगों ने इसको रिवर्स किया है, जिन जज साहिबान ने, तो उनकी अब डिटेल रीजनिंग आनी चाहिए, और डिटेल रीजनिंग का जो है बड़ा इफेक्ट होता है किसी भी फैसले पे। देखिए सुहेल साहब, एक बड़ी सीधी सी जी। बात है, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने फैसला तहरीर करना है, चूंकि उन्होंने फैसला तहरीर किया था, बाकी ने उनको कंसेंट दी थी या उनको माना था कि ये फैसला वही मानते हैं। उसमें जस्टिस मंजूर मलिक साहब तो रिटायर हो गए, उन्होंने रीजनिंग कोई देखी ही नहीं है, उन्होंने तो रीजनिंग देखी कोई नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ ऑर्डर जो किया, ऑर्डर पे उन्होंने, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अपनी जगह पर ये मौजूद है, लेकिन एक सवाल तो बड़ा अहम उठता है कि क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर आपने ये फैसला रिवर्स किया है। तो वो वजूहात कोई इतनी लंबी तो नहीं है, वो जल्दी आ जानी चाहिए, तो आपको क्यों इतना लटकाया जा रहा है इस बात। और जैसे मकबूल बाकर रिटायर भी गालबन वो अपना रिटायरमेंट की डेट भी को करीब ही आ रही है उनकी। असल में बात यह है कि अजहर सदीक साहब, आप तो चूंकि वकील हैं और खुद हाई कोर्ट में भी पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते हैं, या आप देखना ये होता है कि बाज़ औक़ात ये जजों की प्रोरोगेटिव है कि वो कब देते हैं, और आप बाज़ औक़ात जजमेंट रिजर्व्स होती हैं। मैं आपको रिसेंट का जो वाक़या बता दूं कि जब जस्टिस मुशीर आलम रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने एक जजमेंट रिजर्व की थी। एक लाहौर हाई कोर्ट की एक जज थी, जो उनका कोई उसकी कंफर्मेशन का वो था, और बाद जस्टिस मियां साकिब निसार ने उसको रिजेक्ट किया था। उन्होंने बाकायदा रिव्यू फिर फाइल किया था, और उसकी जो थी जस्टिस नासरा इकबाल उनकी वकील, उनकी पिटिशनर बनी हुई थी इरम सजाद गुल की, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जज थी, और उसकी कंफर्मेशन के लिए, उसके एडिशनल जज की कंफर्मेशन के लिए, तो वो जस्टिस मुशीर आलम ने रिजर्व किया था, और उसको अजहर सिद्दीक साहब, आपको यकीन करना पड़ेगा कि 2 साल जो था वो रिजर्व रहा, और जस्टिस मुशीर आलम जिस दिन रिटायर हुए, उसी दिन उन्होंने वो जजमेंट अनाउंस की बगैर किसी को नोटिस करते हुए, यानी वकला को पता भी नहीं था, और उन्होंने आके जनाब वो जजमेंट वो उन्होंने सुना दी, और उन्होंने जो है ना वो डिसमिस कर दी। तो ये तो आप वकील हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर सालों तक जो है वो जजमेंट जो है वो रिजर्व होती है, और ये जजों की प्रेरोगेटिव पे है कि वो कब अनाउंस करते हैं। लेकिन ये जो आपने जो बात की है जस्टिस काजी फैज ईसा वाली, तो ये अहम इसलिए है कि जिन जजों ने इनको रिवर्स किया था, और उसके बाद फिर उसकी सिग्निफिकेंस इस तरह बढ़ गई कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल किया। अब चूंकि जिस तरह पहले मैंने कहा कि वो स्टिल अंडर ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाए, लेकिन बहरहाल ये एक इशू, अहम इशू है, और हम बतौर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर जो हम ये बीट करते हैं, यकीन कीजिए मैं बीमारी के दौरान भी कई बार मैंने राब्ते किए कि ये क्या वजह है कि क्यों नहीं आ रही है। तो अब आप बेहतर समझते हैं, आपका रोजाना इनके साथ जजों के सामने आपके सामना होता है, आप कोर्टों में पेश होते हैं, तो ये इनका प्रोरोगेटिव है कि अब ये कब अनाउंस करते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी बात ठीक है कि ये जो जजमेंट जो ये वाला है, इस पे थोड़ा काफी टाइम गुजर गया। और दूसरी मेरे ख्याल में वजह ये भी हो सकती है अजहर सिद्दीक साहब, कि चूंकि वो समर वेकेशन की छुट्टियां थी, तो जजेस जो है वो तो मतलब है अपने जो कि मेन ब्रांचेस पे, जो कि रजिस्ट्रीज पे, सब ने तो छुट्टियां नहीं की थी। सारे जजेस मतलब है थोड़ा काम करते थे, कुछ जजेस करते थे, कुछ नहीं करते थे, फिर दूसरे जज आते थे, उन्होंने काम किया भी है। लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन अब तो शायद फुल फ्लैज अब तो काम शुरू हो गया है, और आपकी तरह आप तो वकील है, आपसे ज्यादा हमें इंतजार है, क्योंकि हम रिपोर्टर्स हैं, और हमें तो रिपोर्ट करना होता है, और खास तौर पर अब ये क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल हुई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामलात गर्म होंगे। अच्छा, चलें, मैं अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ आपसे मुख्तसर बात करनी थी, लेकिन अब पूरा प्रोग्राम आपके साथ कर दी है। मैं कुछ अभी वीडियो क्लिप, पहले तो मैं ये नाज़रीन, आपने जब मेरी और सुहेल की गुफ्तगू चल रही होगी, इसमें जो फैसला था जस्टिस काजी फायजीसा के हवाले से, जब मामला एफबीआर को भिजवाया गया था, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, और साथ-साथ जो एफबीआर की रिपोर्ट थी जिसमें बता दिया गया था इनके पास मनी ट्रेल नहीं है, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। मैं अब आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, खास तौर पर
ایک تو یہاں جو مذاق ہو گیا ہے، صحافی ہونا بڑی اچھی بات ہے، بڑا زبردست، بہت مقدس پیشہ ہے، آرٹیکل 19 کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، مثال کے طور پر ابھی میں میڈیا کے دو رویے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں بیک گراؤنڈ پہ ابھی چلا رہا ہوں، اور وہ کیا ہیں ذرا وہ سمجھ آئیے گا. ایک تو خاص طور پر جو لفظ استعمال کیے اپنا رانا ثناء اللہ نے ڈاکٹر ماریا کے پروگرام میں، اور جس طرح کی زبان استعمال کی، میں صرف بتانے لگا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں بولا، وہ پہلے ذرا وہ سن لیجئے گا. اسی طرح اس کے فوراً بعد جو ہے جو بلاول بھٹو نے زبان استعمال کی میڈیا کے بارے میں، بھونکنا شونکنا اس طرح کے لفظ، وہ سن لیجئے گا. پھر آسمہ شرازی نے جو طریقہ کار اپنایا، جو کالم لکھا، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میول جو ہے نا، میول سرفراز جو ہیں، انہوں نے لفافہ کہنے کے اوپر بڑا انہیں مرچیں لگی. انہوں نے کچھ ہیں ایسے لوگ جن کا کام بیگیج لے کر چلنا. اینکر سارے جو ہیں وہ بڑے اسمارٹ ہیں. یہ جو اینالسٹ ہیں وہ بھی سارے، یعنی جن کے ماں باپ کا نہیں پتا، وہ آگے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ 2-2 گھنٹے جو ہے وہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں اور وہ اینالسس کرتے ہیں. اور میرا اس ملک کے عوام سے اپیل ہے کہ آپ اس میڈیا کی کردار کشی پہ یقین نہ کریں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھونکنے والے کے باتیں پہ نہ چلے. آپ ہمارا تاریخ نام میں رکھے. ہمیں جب لفافہ کہا جاتا ہے، مجھے جب لفافہ کہا جاتا ہے، ہمارے پروفیشنلزم کے اوپر جب ہاتھ اٹھایا، ہماری انٹیگریٹی کے اوپر جب انگلی اٹھائی جاتی ہے، میں نے تو یہی کمایا ہے نا اپنی ساری زندگی کے اندر. تو جب یہ ہوتا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر اٹیک کوئی اور اٹیک نہیں لگتا. میرے لیے سب سے بدترین گالی یہ ہے کہ مجھے یہ چیز میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کسی کا بیگیج نہیں لے کر چلتے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، کیا صحافت مادر پدر آزادی کا نام ہے؟ کیا جس کا دل چاہے پینٹ اتار دیں، جس کا دل چاہے جو مرضی کرتے ہیں، اور ایک آدمی جو پیش بھی نہیں ہو سکتا یہاں بیٹھ کر؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں کوئی نارمز ہونے چاہیے؟ یہاں اظہر صدیق صاحب، پہلے تو میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، مطلب ہے خدا کو حاضر ناظر کو، ابھی تک چونکہ میں تو بیمار بھی رہا، اور میں یقین کیجئے گا کہ میں نے جو ہے آسمہ شرازی، یقین کیجئے میں نے اس کا کالم نہیں دیکھا. لیکن میں اوورآل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے باقاعدہ جرنلزم، ہم نے ڈگری لی، ہم یونیورسٹی میں پڑھے. کورس کے دوران اظہر صدیق صاحب ہم پڑھتے تھے کہ جرنلزم میں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس پہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ مثال کے طور پر آپ ایک صحافی اور آپ کسی پریس کانفرنس میں جاتے ہیں یا کسی سیمینارز میں جاتے ہیں اور اس کی کوریج کے لیے آپ جاتے ہیں، تو جو سپیکر ہے، جو سیمینار ایڈریس کر رہا ہے یا پریس کانفرنس کر رہا ہے، اس کے منہ میں جو بھی آئے گا تو وہ کہتا جائے گا. لیکن ہم بطور صحافی، اٹ از انکمبنٹ اپان اس، اور یہ ہماری پروفیشنل اوبلیگیشن ہے کہ ہم وہ چیز جو اخلاق کے دائرے کے خلاف ہو، یا کسی پر کیچڑ اچالنا ہو، یا کسی کی بےعزتی کرنا ہو، تو ہم بطور صحافی اپنے سٹوری میں، ضرور نہیں ہے آپ جو کچھ کہیں گے آپ کو حق ہے، لیکن ہم جب سٹوری بناتے ہیں تو وہ ہم چونکہ ہم پہ کچھ، اب اس دن میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، آرٹیکل آپ نے جو 19A آپ نے بتایا کہ بہت فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن سرٹن لمیٹیشن میں ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ ملک کا مفاد دیکھا جاتا ہے، سوسائٹی کا مفاد دیکھا جاتا ہے، اور خاص کر اس جرنلزم کا. تو میں نے آپ کو کہا کہ میں نے آسمہ شرازی کا کالم نہیں پڑھا، لیکن بطور صحافی ہمیں کم از کم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اپنے میڈیا والے جو ہیں، ہمارے جو میڈیا مالکان ہیں، جو ان خبروں کو چھاپتے ہیں یا جو پروگرام نشر کرتے ہیں، وہ اپنے گریباں میں بھی دیکھیں، وہ اپنے آپ کا بھی احتساب کرے. اور آپ نے مادر پدر کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہمارے سینئر رپورٹرز ہیں، ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب، اس کے ساتھ میں نے اس پہ پروگرام کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی کہا. اور دوسری جو اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اظہر صدیق صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ کو جس طرح اب یہ حکومت لا رہی ہے نا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ جو کچھ پیمراز کے اور اس کے طرح کے جو اصول اور جو سوشل میڈیا کو، تو میرے خیال میں یہ پھر اس طرح کچھ ہونا چاہیے ہمارے سوشل میڈیا پہ، جو ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں اظہر صدیق صاحب، ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरकर्दा रहनुमा और साबिक गवर्नर थे वो जुबैर, उनकी जो शर्मनाक वीडियो जो आई, ठीक है, वो उन्होंने तो उसका बड़ी जबरदस्त बात आपने की। मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आप उस पे भी मैंने कई लोगों को जिन्होंने लोग प्रोग्राम किए, मैंने उनको मैंने मैसेजेस भी किए, उनकी चलो उनसे बहुत बड़ी गलती होगी, वो कैसे इंसान होंगे, उसकी बीवी है, उसकी बेटियां भी होगी, उसकी बहू भी होगी, मैं कह रहा हूं कि वो इंसान किस तरह अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहू के सामने जाएगा, वो तो इनकार कर रहा है, चलो उससे एक गलत काम हो गया, अजहर सिद्दीक साहब चले वो जैसा भी है उसने गलत काम कर लिया, उसको डिनाई कर रहा है, क्या ये हमारे मीडिया वाले, हमारे टीवी चैनल्स, हमारे ये सोशल मीडिया वाले, हमारे यूट्यूबर्स वही गलीज उसकी वीडियो बार बार दिखाते हैं और उस पर प्रोग्राम करते हैं? मुझे आप बताएं ना, चलो जुबैर ने जो किया वो तो गलती हो गई, उसने गलत काम किया, हम मैं आपकी मानते इस हैं। बात से इत्तेफाक करता हूँ सोहेल साहब, देखें मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये वीडियो शीडियो इस तरह की गलीज चीजें ये नहीं चलनी वही चाहिए। वीडियो दिखाते हैं, ये कितनी देखे ना, ये मैं जो इत्तेफाक जो इस करता पे अजहर साहब जो ये प्रोग्राम करे उस वीडियोस को रिपोर्ट करता है, क्या उनकी माएँ नहीं है, उनकी बहनें नहीं है, बिल्कुल मैं उनकी इत्तेफाक बेटियां नहीं करता है, हूँ। हम में उनकी से बीवियां नहीं है? यार लानत हो ऐसे लोगों पे यार, ये जो प्रोग्राम बार बार वो ये बात जो शर्मनाक वीडियोस की क्लिप्स दिखाते हैं और उस पे प्रोग्राम करते हैं, तो क्या ये देखे ना, यही वो बातें हैं ना। सोहेल साहब जी आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं अब प्रोग्राम हमारा बहुत लंबा हो गया और जरा हम देखे मैं बात खत्म करने लगा हूँ। देखिए बात बड़ी सीरियस ही है कि यानी कम से कम उन लोगों को जो मीडिया का जो दोहरा चेहरा है उनको तो शर्म करनी चाहिए कि ऐसे बंदों को शर्मिंदगी की बजाय आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। वीडियो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, बिल्कुल किरदार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको हीरो बना दिया है और हीरो भी नहीं बनाना चाहिए। ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। हम इस पर फिर लंबी गुफ्तगू करेंगे किसी वक्त। नाज़रीन प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो गया है, माजरत चाहेंगे, सोहेल बड़े अरसे बाद काबू है, बोलता है ये दिल से है, आपने बातें नहीं सुनी उसकी, खरी खरी सुनाइए, साफी और जेन्युइन साफी है ये। इजाजत चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।